डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। अब इसमें डिसोसिएशन की तुम्हें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। Okay, so dissociative disorders. अब dissociation can be viewed as severance of the connections between ideas and emotions. Dissociation का मतलब है जब आपके ideas और emotions के बीच में एक line नहीं होती है, मतलब एक consistency नहीं होती है, आप reality से dissociate कर चुके हो, मतलब reality से आप connect ही नहीं हो, connected नहीं हो या disconnect हो चुके हो, that is dissociation. तो रियलिटी और इमोशंस के बीच में और आइडियाज और इमोशंस के बीच में एक कनेक्शन नहीं होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में। नाउ डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, चीजें अनरियल लगेंगी, जो कि अपने ही वर्ल्ड की, अपनी ही एनवायरनमेंट की चीजें अनरियल लगनी शुरू हो जाएंगी। एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। डीरियलाइजेशन मतलब अगेन वही है कि आप अपनी रियलिटी से जो है, एस्ट्रेंजमेंट, डीरियलाइजेशन, इन सब का मतलब यही है कि आप अपनी रियलिटी से, मतलब वो जो इंसान है वो अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर जाता है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं चलता कि ये ड्रीम लाइक स्टेट है, मैं अपने दिमाग में हूं या मैं जेन्युइनली रियलिटी में हूं। ये होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में। एंड समटाइम्स यस, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी और अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। Sudden temporary alterations of consciousness that blot out painful experiences are a defining characteristic of dissociative disorders. अब ये बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद होता है डिसोसिएशन, जिसमें ऑल्ट्रेशंस आ जाती हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। मतलब वही सेम बात कि आप कनेक्शन लूज कर देते हो विद द रियलिटी और आपकी अलग ही ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। Conditions included in this are, first है dissociative amnesia. डिसोसिएटिव अमनीसिया में क्या होगा, एक इंसान की आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अब ऐसे केस में या तो मेमोरी कंप्लीटली लूज हो सकती है, लॉस हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट मेमोरी का लॉस हो जाएगा, या फिर कोई लोग वो भूल जाएंगे, या फिर कोई सिचुएशन वो भूल जाएंगे, या फिर कोई इंटरेक्शन वो भूल जाएंगे। तो अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिपेंड करता है ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा, एंड बहुत बड़ी इंसान के दिमाग पर भी वो चीज डिपेंड करती है। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस केस में कैसा हो सकता है, लेकिन इन चारों पांचों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिसोसिएटिव एमनीसिया में देयर इज नो इंजरी ऑन द ब्रेन, कोई मेडिकल कॉज नहीं है मेमोरी लॉस का, लेकिन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से मेमोरी लॉस हुआ है। Dissociative amnesia is characterized by extensive but selective memory loss that has no known organic cause, example head injury. Some people cannot remember anything about their past, others can no longer recall specific events, people, places or objects, while their memory for other events remain intact. अब इसी का पार्ट है, ये अलग से नहीं है, इसी का पार्ट है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होगा कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद में जो इंसान है वो एकदम से उठेगा और अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल जाएगा और एक नए देश में या नई सिटी में या नए स्टेट में नई आइडेंटिटी लेके चला जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब वो एक नई आइडेंटिटी के साथ में एक नई सिटी में जी रहा है, अलग नाम है, अलग काम है, सब कुछ अलग है, पुरानी आइडेंटिटी से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। फिर एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्यूग का पूरा फेज है वो टूटेगा। अब वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, वो 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है। तो वो फ्यूग का जो फेज है वो टूटेगा और एकदम से इंसान को लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो कोई और था, मैं इस सिटी में तो नहीं रहता था, मेरा ये नाम तो नहीं था, मेरा ये प्रोफेशन तो नहीं था। तो एकदम से वो फ्यूग के फेज से उठ भी जाते हैं। दिस हैपन्स आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो बहुत बड़ी ये चीज कहाँ से आती है, अगर तुम देखो कि ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो पहले बहुत मिनिमलिस्टिक रूप में हमारे अंदर होते हैं। जैसे अब जिस बच्चे का या जिस इंसान का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा होता है, उन्हें अपने चाइल्डहुड याद नहीं होता। फिर अगर वो थेरेपी वगैरह लेते हैं तो फ्लैशेस आते हैं
एंड देयर आर सर्टेन थेरेपीज जिससे फ्लैशेस दिलवाए जाते हैं ताकि अनकॉन्शियस में जो भी बातें हैं उनको हम लाएं रियलिटी में, कॉन्शियसनेस में, और उनसे डील करके खत्म करें। अब इसका क्या मेजर पार्ट क्या बन रहा है इसका? डिसोसिएटिव अमनीसिया, कि वो कंप्लीटली ही सब कुछ भूल गया। इसके अलावा अगर अगर हम डिसोसिएटिव फ्यूग पे आए तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं चल रहे हैं तो हमारा मन करता है बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। वो हमारे दिमाग ने बहुत ही मेजर लेवल पे क्रिएट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, so a part of dissociative amnesia is dissociative fugue. Essential features of this could be an unexpected travel away from home and workplace, the assumption of a new identity and the inability to recall the previous identity. The fugue usually ends when the person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. This disorder is often associated with overwhelming stress. Next is dissociative identity disorder, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DID भी बोलते हैं। अब पहले इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता था, बट अब हम इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा जो ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक ही इंसान के अंदर आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हमेशा हमेशा जो DID होगा वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की वजह से ही होगा। और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मतलब सिवियर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, जिसके बाद में एक ही इंसान के अंदर डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। अब बहुत बारी ये पर्सनैलिटीज एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्ट तो ऑब्वियसली करेंगी, बट बहुत बारी ये जो आइडेंटिटीज होती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन बहुत बारी उन्हें पता भी होता है। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस, एंड इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी। सो इफ वी टॉक अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा, जैसे मैंने एक केस पढ़ा था, अब अपरिचित वगैरह तो तुम सबने देखी होगी, भूल भुलैया तुमने देखी होगी, DID दिखाया उसमें पूरा का पूरा। अपरिचित में बेटर दिखाया, भूल भुलैया में थोड़ा सा वियर्ड कर दिया था, बट ठीक है, एटलीस्ट अवेयरनेस ले आए थे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर एंड थिंग। बट अपरिचित में काफी अच्छा दिखाया है। बट इफ वी टॉक अबाउट द रियल केसेस, US का एक केस पढ़ा था मैंने, जिस वुमन के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार पर्सनैलिटीज थी। यस, तो व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दैट वुमन? उसको उसके अपने ही फादर ने फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 4 years सेक्सुअली अब्यूज किया था, और सेक्सुअली हर रोज वो अब्यूज होती थी। एंड उसके फादर ने उसको धमकी दे रखी थी कि अगर तुम किसी को बताओगे या मम्मा को बताओगे तो मैं आपकी छोटी बहन को मार दूंगा। अब वो जो थ्रेट है बच्चे के मन में एज अ चाइल्ड, वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसने कुछ नहीं बोला, बट वो हर रोज उस सेक्सुअल अब्यूज से गुजरती थी। अब वो सेक्सुअल अब्यूज अगेन इट इज वेरी क्रूअल फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। तो वो चीज उसका कॉन्शियस माइंड ले नहीं पा रहा था। सो आई ऑलवेज से दैट माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत बारी वो आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डिसऑर्डर्स भी खड़ी कर देता है। तो क्या किया उसके माइंड ने, उस सिचुएशन से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करी। लेट्स सपोज करते हैं उस आइडेंटिटी का नाम था लिली। बच्ची का नाम कुछ और था, इस आइडेंटिटी का नाम लिली है। ये लिली तब आती थी जब उस बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था। ओके, तो देखा जाए तो माइंड क्या कर रहा है, एक ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, जिसमें सपोज करते हैं मेन जो लड़की का नाम था वो रिया था। रिया उस अब्यूज से नहीं गुजर रही है, एक टाइम के बाद में लिली गुजर रही है। उसके बाद में अब जब वो बार बार ये सेक्सुअल, अब बच्चे के ऑफकोर्स ट्रॉमा तो है ही, और वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही है, तो वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट भी हो गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, बट बात करने का मन तो करता था। तो इसलिए जब उसे लोगों से बात, तो उसके माइंड ने क्या किया, लोगों से बात करने के लिए अलग आइडेंटिटी बना दी। तो जब जब लोगों से बात करनी होगी तो एक नई आइडेंटिटी निकल आएगी, सपोज करते हैं नेहा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज उसके दिमाग ने क्रिएट कर दी। तब जाके वो जो आइडेंटिटी है, मतलब जो इतनी सारी पर्सनालिटीज थी, वो 2 से 3 हजार हो गई, बिकॉज अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस वी फेस इन आवर डेली लाइफ।
ठीक है। तो जब उसका ये जो केस था, जब उसने अपने फादर पे केस भी किया था, तो गवाही भी खड़े होकर लिली ने ही दी थी, दैट यस सेक्सुअल अब्यूज हैपेंड टू मी एंड दिस मैन डिड दिस टू मी। तो इट वाज नॉट रिया, रिया बोला था ना मैंने लड़की का नाम, हाँ, रिया वाज नॉट गिविंग द गवाही, द लिली वाज गिविंग गवाही। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए उसके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज खड़ी कर दी थी। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड और अच्छे तरीके से डीआईडी क्या होता है, अब बॉलीवुड है वो थोड़ा बहुत अपना तड़का वड़का डाल देता है, बट ब्रीद इज अ वेरी गुड सीरीज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डीआईडी। बहुत अच्छी सीरीज है कंपैरेटिवली। एंड यस, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बहुत हद तक कंप्लीटली क्योर नहीं होती है। ज्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, बिकॉज कोर बन जाता है ना पर्सनालिटी का, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसान को अवेयर करवा सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्योर होगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। So, dissociative identity disorder, often referred to as multiple personality disorder, is the most dramatic of the dissociative disorders. It is often associated with traumatic experiences in childhood. In this disorder, the person assumes alternate personalities that may or may not be aware of each other. Next is depersonalization और डीरियलाइजेशन। कंफ्यूज मत होना प्लीज, डीपर्सनलाइजेशन आए या डीरियलाइजेशन आए, दोनों एक ही चीज है। अब इसमें क्या होता है, एक ड्रीम लाइक स्टेट में इंसान चला जाता है आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। जैसे अब इसका भी अगेन अगर मैं मिनिमलिस्टिक वाला जो सिम्टम देखूं, वो मिनिमलिस्टिक बिहेवियर हम सब में होता है। जैसे डीआईडी का भी अगर हम मिनिमलिस्टिक बिहेवियर ले, तो ये होता है ना कि हम फ्रेंड्स के सामने कुछ और बिहेव करते हैं। 4 लोगों का अगर फ्रेंड है तो 2 क्या सामने अलग बिहेव करेंगे, 2 के सामने अलग बिहेव करेंगे। तो वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज बट वी नो व्हेन टू स्विच। ओके, वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली, बट यहाँ पर हमारा माइंड क्या कर रहा है, उसको अनकॉन्शियसली कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा गलत वे में कर रहा है, जिससे डिसऑर्डर बन गई है। और यहाँ पे अगर हम डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन की बात करें, तो बहुत बारी होता है ना हमारे साथ में कि कोई चीज हमें ट्रिगर कर गई है, तो हम जोन आउट हो जाते हैं। वो इमोशंस में हम इतने चले जाते हैं, उसके थॉट्स में हम इतने चले जाते हैं कि उसके बाद में वो इंसान क्या बोल रहा है हमें शायद सुनाई भी नहीं देता, हम इतना ज्यादा जोन आउट हो जाते हैं। तो दिस हैपेंस विद आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये क्या है, ये मिनिमलिस्टिक है। अब जोन आउट होना भी बार बार ठीक नहीं है। अगर आप हर कॉन्वर्जेशन में, अगर आप हर चीज में बार बार जोन आउट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोई ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से आप जोन आउट हो रहे हो, तो उसको भी ट्रीट करना जरूरी है, वरना आगे जाके अगेन इट विल क्रिएट सम अदर थिंग। तो ये मिनिमलिस्टिक बिहेवियर होगा। अब इसमें डीपर्सनलाइजेशन में यही होता है, बहुत बड़ी इंसान को लगता है कि आई एम इन अ ड्रीम लाइक स्टेट, और मैं शायद अपने आप को ही कहीं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे सपोज अगर मैं ये लेक्चर दे रही हूँ और अगर भगवान न करे मेरे को डीपर्सनलाइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि मेरे को लगेगा मैं कहीं ऊपर हूँ और खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ। दिस इज डीप, हाँ, थर्ड पर्सन वे में, दिस इज डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। मेरे को वो इमेज खोल दो। तो इसका ये यहाँ पर नहीं है, और बहुत ना छोटी सी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, जबकि ये जो डिसऑर्डर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई रेड दिस बुक, तो वहां पर एक ऐसा केस था डीपर्सनलाइजेशन का, तो मैंने वहां से एक पिक्चर ले ली, तो आई रीड इट फॉर यू, जिससे तुम्हें सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे कि डीपर्सनलाइजेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। So traumatized people are not so fortunate and feel separated from their bodies. One particularly good description of depersonalization comes from the German psychoanalyst Paul Schlitter. Writing in Berlin in 1928, to the depersonalized individual, the world appears strange, peculiar, foreign, dreamlike. Objects appear at times strangely diminished in size, at times flat. Sounds appear to come from a distance. The emotions likewise undergo marked alternation. Patients complain that they are capable of experiencing neither pain nor pleasure. They have become strangers to themselves. अब ये इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में,
कि उनको ना पेन फील हो रहा है, उनको कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है, बेसिकली दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। उनको साउंड भी ठीक से नहीं आ रही है, उनको चीजें भी ठीक से नहीं दिख रही है, उनको कुछ भी रियलिटी में रियलिटी जैसा नहीं दिखता है। ओके, एंड इफ यू फील लाइक दोबारा से पढ़ने के लिए तो ये ग्रुप में ही है, यू कैन रेफर टू इट। Depersonalization or derealization disorder involves a dreamlike state in which the person has a sense of being separated both from self and from reality. In depersonalization, there is a change of self-perception and the person's sense of reality is temporarily lost or changed. Okay. अब ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी, डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ये चीज दे रखी है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एक बार इसको पढ़ जरूर लेना कि लिखना किस तरीके से है। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग इट। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अब सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है ये, 2 ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक चीज, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या होता है डिप्रेशन, जिसमें सिम्टम्स ऐसे है कि तुम पहले जिस चीज को एंजॉय करते थे अब वो चीज एंजॉय करने का मन नहीं कर रहा है, लोनलीनेस फील होना, हेल्पलेसनेस फील होना, या फिर होपलेस फील होना। कई केसेस में इंसोम्निया हो सकता है, इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस हो सकता है, कई केसेस में हाइपरसोम्निया हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नींद आना, कई केसेस में बिंज ईटिंग होएगी अगर ऐसा चल रहा है, तो कई केसेस में भूख ही नहीं लगेगी। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं। इसलिए बहुत बारी जो है डिप्रेशन ले मैन को समझ भी नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक तो है। जैसे बहुत बारी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मुखौटा पहन लेते हैं, दूसरों के सामने दे विल शो दैट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी फन लविंग, दे आर वेरी अम्यूजिंग, लेकिन जैसे ही वो अपने आप अकेले में अपने साथ में रहेंगे देन दे आर क्राइंग, दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे आर फीलिंग होपलेस। ये भी डिप्रेशन है। ठीक है, so one of the most widely prevalent and recognized of all mental disorders is depression. Depression covers a variety of negative moods and behavioral changes. Depression can refer to a symptom or a disorder. तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, कई बारी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, सिर्फ वो डिसऑर्डर नहीं है, बहुत बारी वो डिसऑर्डर होती है सिर्फ, बहुत मतलब कुछ हुआ लाइफ में जिसकी वजह से सिम्टम्स आ गए, लेकिन वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो दोनों तरीके से हो सकता है, सिम्टम्स की तरह भी हो सकता है और डिसऑर्डर की तरह भी हो सकता है। तो थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आ जाना या फिर नेगेटिव मूड्स हो जाना, ये सारी चीजें डिप्रेशन को कहीं ना कहीं जन्म देती हैं। अगर आप होपलेस फील कर रहे हो, अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, अगर आपकी बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी है जो कि बहुत सारे लोगों की होती है, then you are definitely falling for the trap of depression. So try to change your mentality. अगर तुम्हें लग रहा है कि you are falling for it, विक्टिम मेंटालिटी तो लिटरली मैंने बहुत लोगों में देखी है, उनको ये होता है कि अगर मैं सामने वालों के सामने विक्टिम बन के रहूंगा या रहूंगी तो मुझे सिंपथी मिलेगी। तुम्हें उस टाइम के लिए सिंपथी मिल जाएगी, लेकिन बाद में तुम इतने बड़े खड्डे में गिरने वाले हो ना, क्योंकि वो लोग जो आज तुम्हें सिंपथी दे रहे हैं वो हमेशा तुम्हें सिंपथी देने के लिए नहीं होंगे। एक ना एक दिन ले मैन तुमसे थक जाएगा कि दिस पर्सन इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस पर्सन इज ऑलवेज क्राइंग। दुनिया की सच्चाई है ये, कोई तुम्हारे साथ में कभी भी पूरे टाइम तुम्हारे गंदे वक्त में नहीं हो सकता। साइकोलॉजिस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसको उसके पैसे मिल रहे हैं एंड वो उसमें ट्रेंड है। 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन कोई ले मैन तुम्हारे साथ में हमेशा नहीं रहेगा, माँ बाप को छोड़ के या भाई बहन को छोड़ के, या अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो तो तुम्हें तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा, कोई कंपेनियन मिल जाएगा। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि
दुनिया में ज्यादा लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। एक ना एक दिन अगर आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी के कैद में हो ना, तो उस कैद से तुम्हें खुद को खुद ही छुड़ाना पड़ेगा, लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारे अंदर और ज्यादा आएगा कि ओ मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं। ये अलग गंदा बिलीफ सिस्टम है, ये और गंदा बिलीफ सिस्टम है। क्यों? कौन कौन होता है ना, कोई तुम्हें छोड़ के जाने वाला है, कोई तुम्हारे साथ रहने वाला। तुम अपने साथ में रहो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कैसे बंदे हो जो मतलब इनको लगता है कि मुझे तो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नजर घुमा बहुत दिखेंगे लिटरली। एंड ऑनेस्टली ऐसे लोगों को कई बारी ना, बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है दैट वी आर डीलिंग विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने उनको बता दिया है कि भाई ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, गो विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट को देख जा भी रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले भी रहे हैं, बट फिर भी अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो ठीक होना ही नहीं चाहते हैं। ये भी एक डार्क रियलिटी है इसी दुनिया की। बीइंग अ प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट 10 years, ये चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली जूझ रहे हैं और वो निकलना चाहते हैं इस चीज से, बट निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो निकलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्हें उस सिंपथी से बहुत प्यार है। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। अच्छा बहुत लगता है जब कोई सिंपथी देता है, बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगेगा, एक ना एक दिन वो छोड़ के जाएगा। और क्यों किसी पे बोझ बनना है? क्यों बनना है किसी पे बोझ? सेल्फ रिलायबल बनो। खुद के साथ खुद रहोगे ना, तो फिर डर भी नहीं लगेगा ये छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तुम हो ना अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है जो मर्जी छोड़ के जाए। So major depressive disorder is defined as a period of depressed mood and or loss of interest or pleasure in most activities together with other symptoms, which may include change in body weight, constant sleep problems, tiredness, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior and thoughts of death and suicide. अब ये thoughts of death and suicide ये थोड़ा सा पीक है suicide डिप्रेशन का। और अगर किसी ने अटेम्प्ट कर लिया है, सेल्फ हार्म तक भी पहुंच गए हैं, तो वो पीक है डिप्रेशन का। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस। अब यही चीज लिखनी पड़ेगी तुम्हें, चेंज ऑफ वेट और चेंज इन द स्लीपिंग पैटर्न्स, बिकॉज किसी केस में ऐसा हो रहा है कि ज्यादा भूख लग रही है, किसी केस में ऐसा हो रहा है कि कम भूख लग रही है। तो दोनों ही केसेस में वेट में चेंज आएगा। किसी केस में ऐसा हो रहा है कि सामने इंसोम्निया हो रहा है, किसी केस में ऐसा हो रहा है हाइपोसोम्निया हो रहा है। दोनों ही केस में स्लीपिंग पैटर्न में चेंज है, तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा। बी प्रिसाइज, ट्रीट योरसेल्फ एज मेडिकल स्टूडेंट। जब तुम ये वाला चैप्टर कर रहे हो तो सिम्टम्स एक भी इधर उधर नहीं हो सकता। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर जीन्स में रन हो रहा है तो डिप्रेशन होना बहुत ज्यादा है, और ये हम डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल में भी पढ़ चुके हैं कि अगर जीन्स में रन कर रहा है, फिर आपका एनवायरमेंट ऐसा है, तो देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल फॉल फॉर दिस मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो लड़कियां होती हैं वो यंग एडल्टहुड में प्रोन होती हैं फॉर डिप्रेशन, लेकिन अगर हम मेन की बात करें तो वो अर्ली मिडिल एजेस में ज्यादा डिप्रेशन से प्रोन हो सकते हैं। सिमिलरली जेंडर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अब इस चीज से मैं अग्री नहीं करती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग विमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, men are not, but right now we are dealing with the पैंडमिक ऑफ मेंटल हेल्थनेस, जिसमें लड़के भी उतने ही जूझ रहे हैं डिप्रेशन से या एंजाइटी से जितना लड़कियां जूझ रही हैं। तो ऐसा नहीं है। अदर रिस्क फैक्टर्स जो है वो है एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट इज बायपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब बायपोलर मूड डिसऑर्डर जो है, पहले हम इसे मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बोलते थे। इसमें जो बायपोलर होती है वो काफी तरीके की होती है, हम इसमें सिर्फ बायपोलर 1 पढ़ने वाले हैं।
तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है उसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों के ही फेजेस चलते हैं और वो अलग अलग टाइम पे चलते हैं। मतलब जैसे ऐसे हो जाता है कि दोनों का ही फेज जो होता है वो एटलीस्ट 1 हफ्ते तो रहता है। किसी केस में 1 हफ्ते से ज्यादा रह सकता है, किसी केस में 2 हफ्तों से भी ज्यादा रह सकता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन 1 हफ्ता तो मेनिया का फेज रहेगा, 1 हफ्ता डिप्रेशन का फेज रहेगा। अब मेनिया क्या होता है, मेनिया में जो इंसान है वो डिप्रेशन का एकदम उल्टा है। डिप्रेशन के हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, अभी मेनिया में तुम्हारे में इसमें डालने भूल गई हूँ, बट मैंने अगेन इमेज शेयर कर रखी है इन द ग्रुप। एक बार मुझे दोबारा खोल दो तो मैं मेनिया के भी सिम्टम्स बता देती हूँ। तो आई थिंक मैंने भेजा है। मेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं ऑफ द डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन में क्या हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेनिया की बात करें तो मेनिया में इतनी एनर्जी आ जाती है, इंसान के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, वो जाएंगे और जाके 2 लाख की शॉपिंग कराएंगे, ऐसी हाइपर एक्टिविटी। और उनके अंदर एडवेंचर की वो चीज बहुत ज्यादा आ जाती है कि जहां डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डरना शुरू कर देते हैं चीजों से, या फिर उनका करने का मन ही नहीं करता। जो जो मेनिया के सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी एडवेंचर कराएंगे जाके, हद से ज्यादा बोलना, और स्पीच भी ऐसी हो जाती है कि वो इतनी ज्यादा फ्यूरियस वे में बोलते हैं कि आप उनकी बात समझ भी नहीं पाओगे। तो दीज आर द 2 डिफरेंट सिम्टम्स। मेनिया एकदम डिप्रेशन का उल्टा है। ओके, आई थिंक मैंने वो इमेज नहीं भेजी है, मैं घर जाके भेज दूंगी जिसमें मेनिया के सिम्टम्स हैं। तो वो सिम्टम्स एक बार अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है कि मेनिया के सिम्टम्स बताओ, जबकि एक्चुअली एनसीईआरटी में मेनिया के सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए वो मैं डलवा देती हूँ हर साल, बस मैं इस बारी नहीं डाला मैंने। Okay, so bipolar mood disorders were earlier referred to as the manic depressive disorders. Some examples of types of bipolar and related disorders include bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder, and cyclothymic disorder. Bipolar 1 disorder involves both mania and depression, which are alternately present and sometimes interrupted by periods of normal mood as well. Manic episodes rarely appear by themselves, they usually alternate with depression. तो bipolar 1 में हमेशा alternatively mania के और depression के जो है symptoms चलेंगे। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, फिर तुम लोग लेट हो जाओगे।